क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर काम किया, लंबी लंबी मीटिंग्स में बैठे, देर रात तक लगे रहे और दिन के आखिर में लगा कि कुछ जरूरी तो हुआ ही नहीं? हाँ बिल्कुल। बस एक ट्रेडमिल पर भागते रहे लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। यह एहसास बहुत आम है और शायद यही इशारा है कि हमें काम करने के तरीके पर ही फिर से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी सोच को चैलेंज करती है जेसन फ्रीड और डेविड हेंड्रिक्सन हैंसन की किताब रीवर्क। आज हम इसी किताब से निकले कुछ ऐसे विचारों पर बात करेंगे जो पारंपरिक बिजनेस विजडम को पूरी तरह से पलट देते हैं। और ये कोई एकेडमिक थियरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 37 सिग्नल्स, जो कि एक जानबूझकर छोटी रखी गई सफल सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसे चलाने के 10 साल से ज्यादा के अनुभव से निकली बातें हैं। तो हमारी आज की चर्चा का मिशन है काम और बिजनेस से जुड़े कुछ बड़े मिथकों को तोड़ना। मान लीजिए हमारी एक दोस्त है अनिका, जो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर रही है। वो भी यही सोच रहे है कि उसे एक बड़ा सा बिजनेस प्लान बनाना होगा, बहुत सारे फीचर्स डालने होंगे और तेजी से ग्रो करना होगा। आज हम अनिका के लिए और हम सबके लिए काम करने का एक नया बेहतर तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे आम सलाह से जो अनिका को हर कोई देगा। ये रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा। हाँ, ये तो सब कहते हैं। किताब का पहला ही बड़ा आइडिया है, इग्नोर द रियल वर्ल्ड। पर एक मिनट, रियल वर्ल्ड को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मतलब बिजनेस तो रियल वर्ल्ड में ही करना है, राइट? ये तो भागने वाली बात हो गई। सही सवाल है। यहाँ लेखकों का मतलब हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं है। उनका कहना है कि रियल वर्ल्ड असल में एक मानसिक जगह है। मानसिक जगह? हाँ, जो निराशावाद, डर और जैसा चलता है वैसा चलने दो वाली सोच से बनी है। जब कोई कहता है ये रियल वर्ल्ड में नहीं चलेगा, तो वो असल में कह रहा है मैंने ये कोशिश नहीं की इसलिए तुम भी मत करो। अच्छा, तो ये एक तरह का बहाना है कुछ नया ट्राई ना करने का। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 37 सिग्नल्स खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। कैसे? उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो 8 अलग अलग शहरों और 2 महाद्वीपों में फैली है, और वो एक दूसरे से ज्यादातर मिलते भी नहीं। उन्होंने बिना किसी सेल्स पर्सन या विज्ञापन के लाखों ग्राहक बनाए और लगातार प्रॉफिटेबल रहे। ये सब तथाकथित रियल वर्ल्ड के नियमों के खिलाफ है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि रियल वर्ल्ड के नियम तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो अनिका को ऐसे निराशावादी लोगों को इग्नोर करने हैं, पर दूसरी चीज जो उसे परेशान कर रही है वो है प्लानिंग। उसे कहा गया है कि 5 साल का एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाओ। किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब कहती है प्लानिंग इज गेसिंग। प्लानिंग मतलब सिर्फ अंदाजा? हाँ, लंबी अवधि की योजनाएं असल में सिर्फ अंदाजे होते हैं। आप बाजार, अपने प्रतियोगियों, अर्थव्यवस्था, इन सब पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तो फिर सालों लंबा प्लान बनाने का क्या मतलब? जब आप अंदाजों को प्लान बना लेते हैं तो आप एक डेंजर जोन में चले जाते हैं। लेकिन बिना प्लान के काम करना तो और भी डरावना लगता है। क्या इससे बिजनेस में केओस नहीं फैलेगा? निवेशक कैसे भरोसा करेंगे? अनिका उन्हें क्या दिखाएगी? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। किताब ये नहीं कहती कि सोचना ही बंद कर दो, वो कहती है कि प्लान को पत्थर की लकीर मत बनाओ। अच्छा। एक डायरेक्शन रखो, लेकिन उसे हर हफ्ते, हर महीने एडजस्ट करने के लिए तैयार रहो। बेहतर है कि इस हफ्ते क्या करना है उस पर ध्यान दिया जाए, न कि 5 साल बाद क्या करना है। सही बात है। सबसे अच्छे निर्णय काम करने से ठीक पहले लिए जाते हैं, क्योंकि तब आपके पास सबसे ज्यादा जानकारी होती है। जैसा किताब में कहा गया है, वर्किंग विदाउट अ प्लान मे सीम स्कैरी, but blindly following a plan that has no relationship with reality is even scarier. ये बात समझ आई। Flexibility is key। इसी तरह की एक और आम धारणा है जिससे हम सब बड़े हुए हैं, Learning from mistakes is overrated। ये सुनकर तो थोड़ा झटका लगता है। हाँ, लगता है। गलतियों से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? हाँ, ये सुनने में बहुत कंट्रोवर्शियल लगता है। लेखक कहते हैं कि गलतियों से हम ये तो सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, लेकिन ये नहीं सीखते कि आगे क्या करना है। मतलब? एक गलती आपको 1000 रास्ते दिखाती है जो गलत हैं, पर सही रास्ता कौन सा है ये नहीं बताती। तो फिर सीखना किससे? सफलता से। जब कोई चीज सफल होती है तो हमें पता चलता है कि क्या काम किया और हम उसे दोहरा सकते हैं। अच्छा। इसके लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी का भी जिक्र है। जो उद्यमी पहले सफल हो चुके हैं, उनके दोबारा सफल होने की संभावना करीब 34% उन लोगों से कहीं ज्यादा होती है जो पहली बार असफल हुए थे।
जो कि सिर्फ 23% थी। तो मतलब असफलता सफलता की गारंटी नहीं है, सफलता है। एग्जैक्टली। तो इन सभी बातों में कॉमन थ्रेड दिख रहा है, स्थापित ज्ञान पर सवाल उठाना, चाहे वो रियल वर्ल्ड की सीमाएं हो, प्लानिंग का जुनून हो या गलतियों से सीखने की कहावत हो। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, व्हाई ग्रो? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अनिका तो यही सोचेगी कि बिजनेस शुरू किया है तो उसे बड़ा बनाना है। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। स्मॉल सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, ये अपने आप में एक बेहतरीन मंजिल हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस को अमेज़न या गूगल बनना हो। एक सही आकार ढूंढना और वहीं बने रहना एक बहुत अच्छा लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि एक बार आप बड़े हो गए तो छोटा होना बहुत मुश्किल है। खर्चे बढ़ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है और आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते। ठीक है, तो हमने ये सब पुराने नियम तो तोड़ दिए। अनिका अब मेंटली फ्री महसूस कर रही है, पर सवाल ये है कि इनकी जगह पर हम रखें क्या? अगर मीटिंग जहर है और प्लानिंग सिर्फ अंदाजा, तो फिर असल में काम करें कैसे? डे टू डे कैसा दिखेगा? हाँ, इसकी शुरुआत होती है उस चीज से जो शायद हमारे काम का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है, मीटिंग्स। किताब का एक चैप्टर है जिसका टाइटल है मीटिंग्स आर टॉक्सिक। ये सुनकर तो बहुत से मैनेजर्स को सदमा लग सकता है। मैं खुद जानती हूँ, मेरा तो आधा हफ्ता मीटिंग्स में ही निकल जाता है। और यही प्रॉब्लम है। सोचकर देखें, 1 घंटे की मीटिंग जिसमें 10 लोग हों, तो वो 10 घंटे हो गए। हाँ, वो असल में 1 घंटे की नहीं बल्कि 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी का नुकसान है। मीटिंग्स काम करने के लिए नहीं होती, वो काम के बारे में बात करने के लिए होती हैं। ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। और रुकावटों पर ही किताब का अगला पॉइंट है, इंटरप्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये टैप ऑन द शोल्डर, वो छोटे छोटे सवाल, स्लैक पर आने वाले पिंग्स, उफ, हाँ, ये सब हमारे दिन को टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे ही फ्लो बनता है, कोई आके उसे तोड़ देता है। बिल्कुल। किताब इसे अलोन जोन के कॉन्सेप्ट से समझाती है। सबसे गहरा और जरूरी काम तभी होता है जब आप बिना किसी रुकावट के घंटों तक एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। रेम नींद की तरह। हाँ बिल्कुल, REM नींद की तरह। बार बार रुकावट आने पर आपको हर बार शून्य से शुरू करना पड़ता है। इसलिए सलाह दी गई है कि दिन का कुछ हिस्सा नो टॉक जोन बनाया जाए। जैसे सुबह 10 से 2 बजे तक कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ गहरा काम होगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है जिसे अनिका अपनी छोटी टीम के साथ आसानी से लागू कर सकती है। पर अनिका के पास एक और चिंता है। उसके पास ज्यादा फंडिंग नहीं है, टीम भी छोटी है। वो इसे एक डिसएडवांटेज मानती है। और किताब कहती है कि ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगला आइडिया है एम्ब्रेस कंस्ट्रेंट्स, यानी सीमाओं को अपनाएं। सीमाओं को अपनाएं। हाँ, कम संसाधन आपको रचनात्मक बनाते हैं। जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप समस्याओं को पैसे फेंक कर हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब संसाधन कम होते हैं तो आप बेहतर, स्मार्ट और किफायती तरीके ढूंढते हैं। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? साउथ वेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण बहुत अच्छा है। वो केवल बोइंग 737 विमान उड़ाते हैं, बस एक ही तरह का प्लेन। अच्छा। इससे उनके पायलट, क्रू, मैकेनिक्स और पार्ट्स सभी हर उड़ान के लिए काम आ जाते हैं। इससे लागत कम होती है, ट्रेनिंग आसान होती है और काम सरल हो जाता है। उन्होंने अपनी सीमा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वाओ, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। और यही सोच शायद प्रोडक्ट बनाने पर भी लागू होती है। किताब में एक लाइन है, बिल्ड हाफ अ प्रोडक्ट नॉट अ हाफ आस्ड प्रोडक्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? हाफ अ प्रोडक्ट मतलब अधूरा। ग्राहक क्यों खरीदेगा? इसका मतलब है कि सारे अच्छे आइडिया को एक साथ लागू करने की कोशिश में अक्सर एक घटिया प्रोडक्ट बनता है जिसमें हर फीचर आधा अधूरा होता है। बेहतर है कि आप एक छोटा लेकिन शानदार प्रोडक्ट बनाएं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक काम करता हो पर उसे दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से करता हो। जो चीजें नाइस टू हैव हैं, उन्हें बाद के लिए छोड़ दें। तो एक किक एस आधा प्रोडक्ट एक हाफ आस्ट पूरे प्रोडक्ट से बेहतर है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अनिका ने कोर प्रोडक्ट बना लिया, पर उसे लगता है अभी भी 10-12 चीजें और डालनी है बिफोर लॉन्च। वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करी है। और वो मोमेंट कभी नहीं आएगा। इसीलिए एक अगला नियम है, लॉन्च नाउ। अभी लॉन्च करो। उसे बाजार में उतारने के लिए शायद उतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है जितना हम सोचते हैं। किताब में बेस कैंप का उदाहरण दिया गया है। जब उन्होंने उसे लॉन्च किया तो उनके पास ग्राहकों से बिल लेने का सिस्टम तक नहीं था। सच में? हाँ, उन्हें पता था कि ये बिलिंग मासिक होती है, इसीलिए उनके पास इसे बनाने के लिए 30 दिन का समय था। उन्होंने उस समय का उपयोग लॉन्च के दिन की ज्यादा जरूरी समस्याओं को हल करने में किया। ओके, सो अनिका's प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। अब उसे मार्केट में अपनी जगह बनानी है। कंपटीशन तो बहुत है।
यहाँ पर भी परंपरागत सोच यही है कि अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा फीचर्स दो, ज्यादा बड़ी टीम बनाओ। और किताब इसकी ठीक उलट सलाह देती है, अंडर डू योर कॉम्पिटिशन, मतलब कंपटीशन से कम करो। हाँ। पारंपरिक सोच है कि अपने प्रतियोगी को हराने के लिए उनसे एक कदम आगे रहना पड़ता है। अगर वो 4 फीचर दे रहा है तो तुम 5 दो। लेखक कहते हैं कि ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। सही बात है। इसके बजाय 1 डाउनिंग का सुझाव दिया गया है, मतलब उनसे कम करो। ये कैसे काम करेगा? फ्लिप कैमकॉर्डर का उदाहरण दिया गया है। जब वो आया तो बाजार में बड़े बड़े कैमरों की भरमार थी, जिनमें ढेरों सेटिंग्स होती थी। फ्लिप ने बहुत सारी चीजें नहीं की। जैसे? उसमें बड़ी स्क्रीन नहीं थी, फोटो नहीं खींच सकते थे, कोई सेटिंग्स नहीं थी, ऑप्टिकल जूम नहीं था, और इसी सादगी की वजह से वो इतना सफल हुआ। उसने एक आसान समस्या को आसानी से हल किया। यानी लेस इज मोर को बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना। बिल्कुल। ये कमाल का नजरिया है। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है जो थोड़ा एग्रेसिव लगता है, पिक अ फाइट, मतलब झगड़ा मोल लो। लेकिन इससे नेगेटिव इमेज नहीं बनेगी। बिजनेस में झगड़ा कौन मोल लेना चाहता है? यहाँ फाइट का मतलब गली का झगड़ा नहीं है। इसका मतलब है एक मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपका प्रतियोगी कुछ गलत कर रहा है तो ये खुलकर कहें। अच्छा। डंकिन डोनट्स इसका क्लासिक उदाहरण है, जो खुद को एंटी स्टारबक्स के रूप में पेश करता है। वे स्टारबक्स के फ्रिटेलियन शब्दों जैसे वेंटी या ग्रांडे का मजाक उड़ाते हैं। एक दुश्मन होने से आपको एक कहानी मिलती है, एक पहचान मिलती है, और इससे वो ग्राहक आकर्षित होते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। बिल्कुल। ओके, ये समझ आया। अब मान लो अनिका का प्रोडक्ट इन सब वजहों से हिट हो गया, अब तो लोग उसे कॉपी करेंगे, तब क्या? बिल्कुल करेंगे। और इससे बचने का तरीका है डी कमोडिटाइज योर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस में खुद को शामिल करें, अपनी सोच, अपनी वैल्यूज, अपनी शख्सियत को उसका हिस्सा बनाएं। Zappos.com का उदाहरण लें। वे भी वही जूते बेचते हैं जो दूसरे बेचते हैं, लेकिन सीईओ टोनी शेक की जो कस्टमर सर्विस का जुनून है वो उन्हें अलग बनाता है। आपके प्रतियोगी, आपकी वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट, आपकी कीमतें सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वे आपको कॉपी नहीं कर सकते। और आखिर में मार्केटिंग। अनिका के पास एड्स पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, तो उसे खर्च करने भी नहीं चाहिए। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताती है, बिल्ड एन ऑडियंस एंड आउट टीच योर कॉम्पिटिशन। मतलब अपने कॉम्पिटिशन से बेहतर सिखाओ। हाँ, विज्ञापन या सेल्स पर पैसा खर्च करने के बजाय अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों को कुछ सिखाएं। मशहूर शेफ्स का उदाहरण सोचें, वे अपनी रेसिपी किताबों और टीवी शो में साझा करते हैं। हाँ, करते हैं। क्या इससे उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं? नहीं, बल्कि इससे वे अपने ग्राहकों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो पारंपरिक मार्केटिंग से कभी नहीं बन सकता। जब आप सिखाते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो अनिका के लिए एक नई प्लेबुक तैयार है। बिजनेस की दुनिया के कई नियम तोड़ने के लिए ही बने हैं। सरल बनाना, विकास पर सवाल उठाना, जल्दी लॉन्च करना और अपनी एक सच्ची पहचान बनाना ही सफलता का नया मंत्र हो सकता है। ये किताब सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने काम को बेहतर, शांत और ज्यादा सार्थक बनाना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए किताब का एक आखिरी बहुत ही शक्तिशाली विचार है, इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। प्रेरणा नश्वर है। हाँ, इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारे पास आइडिया बहुत होते हैं और आइडिया हमेशा रहते हैं, लेकिन प्रेरणा ताजे फल या दूध की तरह होती है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा। अगर आज आपको कुछ करने की जबरदस्त प्रेरणा मिली है तो उसे अभी करना होगा, उसे कल के लिए या अगले हफ्ते के लिए नहीं टाला जा सकता। एग्जैक्टली। जब आप प्रेरणा से भरे होते हैं तो आप 2 हफ्तों का काम 24 घंटों में कर सकते हैं। प्रेरणा एक टाइम मशीन की तरह है जो आपको फ्यूचर में ले जाती है। सही। तो अगली बार जब कोई बड़ा आइडिया आए तो उसे सिर्फ लिखे नहीं, उस पे काम शुरू कर दें, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, क्योंकि वो प्रेरणा शायद कल सुबह तक न रहे।